Hello everyone, I am Ravina. Welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach. आज हम एंजाइम के बारे में बेसिक में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट एंजाइम। हम यहाँ पर एंजाइम की परिभाषा, प्रकार और कार्यों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात आती है एंजाइम की कि एंजाइम क्या होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले जटिल प्रोटीन अणु होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं यानी बायोकेमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं। उत्प्रेरित करना मतलब कैटेलाइज, उसको हम बोलते हैं कैटेलाइज। उत्प्रेरित को हम कहते हैं कैटेलाइज, ठीक है। वो उत्प्रेरित करते हैं। यह अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं या बदलते नहीं है। इनकी क्या विशेषता होती है कि यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाते जरूर है लेकिन स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और ना ही यह बदलते हैं, ठीक है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें तो एंजाइम जैविक उत्प्रेरक यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं कि इसमें नेक्स्ट वन क्या है। तो एंजाइम की संरचना। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। काई से बने होते हैं, एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन से बने होते हैं। एक विशिष्ट एंजाइम एक विशेष त्रियामी यानी 3D संरचना में मुड़ा होता है जिसमें एक सक्रिय स्थल एक्टिव साइट होता है, ठीक है। क्या होता है, एक्टिव साइट होता है। यह सक्रिय स्थल वह जगह है जहां सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट क्या है, अणु है। क्या है, अणु। और अणु क्या है, वह पदार्थ जिस पर एंजाइम कार्य करता है उसको हम सबस्ट्रेट या अणु कहते हैं, ठीक है। बंधता है और रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो क्या होता है, एंजाइम की संरचना में या प्रोटीन से बने होते हैं, 3D संरचना में मुड़ा हुआ होता है जिसमें एक सक्रिय स्थल होता है और वह सक्रिय स्थल जगह है जहां सबस्ट्रेट अणु बंधता है और रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे कि एंजाइम के प्रकार। एंजाइम को उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के प्रकार के आधार पर 6 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है, 6 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब इन 6 में फर्स्ट होता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम बोलते हैं। यह एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग तो समझ गए ना आप, रिडक्शन का मीनिंग कम होना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अभिक्रियाओं में को उत्प्रेरित करते हैं यानी कैटेलाइज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण मीनिंग एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, चेंज होना, उनको बोलते हैं स्थानांतरण, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो डिहाइड्रोजिनेज ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा और ऑक्सीडेज ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसके नाम में ही दिख रहा है ऑक्सीडो, ऑक्सीडो और रिडक्टेज, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि ट्रांसफरेज। जो ट्रांसफरेज होता है ये एंजाइम एक अणु से दूसरे अणु में एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह, ठीक है, किसमें एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह जैसे मिथाइल या फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। किसको करते हैं, मिथाइल या फॉस्फेट समूह। ये क्या है, विशिष्ट, ये बता रहा है कि इन चीजों में हम स्थानांतरित को उत्प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस एमिनेज और काइनेज, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, ट्रांस अमीनेज और काइनेज। इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसफरेशन हो रहा है ये, और यह एंजाइम एक अणु से दूसरे अणु में एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह जैसे मिथाइल फॉस्फेट के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि नेक्स्ट वन क्या है। तो थर्ड की बात हो रही है यहाँ पर। थर्ड वाला जो है वो क्या क्या नाम है उसका, हाइड्रोलेजेस।
हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ये एंजाइम जल अपघटन हाइड्रोलिसिस अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। किसको करते हैं? जल अपघटन। जहां पर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस हो रही है वहां की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, जिसमें पानी के अणु, मेन किस पे फोकस किया गया है? पानी पे। तो पानी के अणु का उपयोग करके एक बंधन तोड़ा जाता है। उदाहरण लाइपेज। लाइपेज क्या है? इसका हाइड्रोलाइसिस जो है उसका एक एग्जाम्पल है। एमाइलेज भी हाइड्रोलिसिस का एग्जाम्पल है, और प्रोटीज, प्रोटीज भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब फोर्थ प्रोसेस हमारी हो जाती है लाइजेस। लाइजेस में क्या होता है? ये एंजाइम जल अपघटन या ऑक्सीकरण के अलावा अन्य तरीकों से समूह को हटाने या जोड़ने के द्वारा कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन या कार्बन नाइट्रोजन या अन्य बंधों के विखंडन या गठन को उत्प्रेरित करते हैं। विखंडन मतलब समझ गए? तोड़ना। और गठन मतलब बनाना। तो तोड़ने और बनाने, किस किस को? कार्बन कार्बन को तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को, कार्बन नाइट्रोजन को या अन्य बंधों को। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है डी कार्बोक्सिलेज और एल्डोलेज। किसका एग्जाम्पल है ये? लाइसेस का। लाइसेस के यहाँ पर दो एग्जाम्पल बताए गए हैं, डी कार्बोक्सिलेजेस और एल्डोलेजेस। ठीक है, अब हम यहाँ फिफ्थ की बात करते हैं कि आइसोमरेजेस। ठीक है, फिफ्थ वाला आ गया आइसोमरेजेस। ये एंजाइम एक अणु के भीतर परमाणु की पुनर्व्यवस्था को उत्प्रेरित करते हैं, जिसमें एक आइसोमर बनता है। इसके नाम में ही आ रहा है आइसोमरेजेस। ठीक है, आइसोमरेजेस मतलब आइसोमर का बनना। तो यहाँ पर जिसमें एक आइसोमर बनता है, एग्जाम्पल म्यूटेजेस और एपीमरेजेस। ठीक है, क्या एग्जाम्पल है इसके? म्यूटेजेस और एपीमरेजेस। ये किसके एग्जाम्पल है? आइसोमरेजेस के। यहाँ पर क्या हो रहा है? आइसोमर बन रहा है, किसकी वजह से? अणु के भीतर परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था। ठीक है, उसको उत्प्रेरित किया जा रहा है, मतलब उसको कैटेलाइज किया जा रहा है, जिससे कि एक आइसोमरेजेस बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 है कि लाइगेजेस। लाइगेजेस में क्या हो रहा है? ये एंजाइम एटीपी, एटीपी मतलब ये क्या हो गई? हमारी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट हो गई। ठीक है, एनर्जी हो गई। जैसे ऊर्जा समृद्ध अणु के जल अपघटन के साथ दो अणुओं को जोड़कर क्या करती है? ये दो अणु को जोड़कर एक नया रासायनिक बंधन बनाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? एक दो अणु हो रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, साथ में जोड़ दिया, और लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम जो बोल रहे हैं वो एक नया ही प्रोडक्ट बनकर सामने आया है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइगेजेस। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर सिंथेटेज एग्जाम्पल दे रखा है और कार्बोक्सिलेसेस एग्जाम्पल दे रखा है। ये हमारे 6 जो प्रकार है, किसके प्रकार हैं? एंजाइम के, उसको यहाँ पर हमने बताया है। ठीक है, अब हम यहाँ नेक्स्ट की बात करते हैं कि एंजाइम के कार्य। एंजाइम के प्रकार तो हमने देख लिए, पर एंजाइम का कार्य क्या है? तो एंजाइम का जो मेन काम है वो होता है पाचन। ठीक है, डाइजेशन। डाइजेशन में एंजाइम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जैसे भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। अगर हम अपना जो भोजन है उसको बड़े बड़े अणुओं में लेंगे तो वो हमारे शरीर में ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है? उसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना पड़ता है, और छोटे छोटे अणुओं में टूटता है, जिसमें हमारे एंजाइम तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं? एंजाइम। ठीक है, ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। अवशोषित मतलब समझ रहे हैं आप? एब्जॉर्ब, अवशोषित कर सके। फॉर एग्जाम्पल एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, ये 3 हमारे एग्जाम्पल है पाचन के, पाचन प्रोसेस के। अब चयापचय। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला। ठीक है, क्या हो रही है? जो हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है उनकी जो श्रृंखला है। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पादन मतलब एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है एटीपी, विकास और अपशिष्ट हटाने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन भी हो रहा है और विकास यानी डेवलपमेंट भी हो रहा है, और जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट यानी अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल है उनको हटाने के लिए भी आवश्यक है। इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, इसको चयापचय हिंदी में कहा जाता है।
अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट कार्य क्या है। तो यहाँ पर बताया गया है कि शरीर में होने वाली, ये हम इसको डिस्कस कर चुके हैं चयापचय को। अब हम थर्ड वाली की बात करते हैं कि थर्ड वाली में बताया गया है डीएनए प्रतिकृति। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनाना। प्रतिलिपि मतलब आप इंग्लिश में कॉपी, फोटोकॉपी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका विभाजन होती है। कोशिका, मान लो कोशिका एक हमारी सेल है, इसमें विभाजन का मीनिंग हो जाता है कि यह अपने भागों में टूट जाती है। मान लो आप इसे दो भागों में भी तोड़ सकते हैं, या इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। एक कोशिका का दूसरी कोशिका में टूटना, इसको कहा जाता है कोशिका विभाजन। इसके दौरान डीएनए की प्रतिलिपि बनती है, कि मतलब जो हमारा सेम इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है वैसा ही इसकी कॉपी में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए प्रतिकृति। अब फिफ्थ दे रखा है कोशिका संकेतन। संकेतन का इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सेल सिग्नलिंग। सिग्नलिंग, कोशिकाओं के बीच संदेश भेजना। मतलब एक कोशिका जो है वहां से दूसरी कोशिका में अगर हमें कोई भी सिग्नल पहुंचाना है तो इसमें हम सेल सिग्नलिंग, इसकी प्रोसेस को नाम दिया जाता है। और इसका क्या, कौन करता है? यह एंजाइम करते हैं। कौन करता है? एंजाइम करते हैं। ठीक है, मांसपेशियों का संकुचन यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। अब मांसपेशियों को हिलाने में मदद करना। अब जो हमारी मांसपेशियां है उनको हिलाने में कौन मदद करता है? तो हमारा जो एंजाइम है, यह एंजाइम का कार्य है कि मांसपेशी को जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, यह हमारा एंजाइम का कार्य है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी। तो शरीर को रोगाणुओं से बचाना। कौन बचा रहा है? एंजाइम। ये सभी काम किसके हैं? एंजाइम के। तो यहाँ पे एंजाइम मेन क्या काम कर रहा है? यहाँ पर एंजाइम शरीर को रोगाणुओं से बचा रहा है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाते हैं? कार्य हो जाते हैं। किसके कार्य? एंजाइम के कार्य। अब यहाँ पर हम इसके कारक की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कारक होते हैं जो एंजाइम क्रिया को प्रभावित करते हैं। अगर हम इसके एंजाइम की बात कर रहे हैं तो कार्य भी है, परिभाषा भी देख ली, कार्य भी देख लिया, पर कई ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंजाइम की क्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि एंजाइम सपोज भोजन को तोड़ रहा है तो कोई ऐसे कारक होंगे जो उनको रोक सकते हैं, या फिर उनकी जो रिएक्शंस हो रही है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन से कारक है? तो पहला कारक है टेम्परेचर। अगर देखो प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट तापमान पर सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, जो कौन सा भी आप एक एंजाइम ले लो, उसका आप देखोगे तो वो उसकी एक डिग्री पर, मतलब पर्टिकुलर डिग्री होती है, टेम्परेचर होता है, उस पर वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, बहुत अधिक या बहुत कम तापमान एंजाइम को निष्क्रिय कर सकता है। निष्क्रिय मतलब जो काम का नहीं हो, बिना काम का। सो वो क्या कर सकता है? उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किसको कन्वर्ट कर देता है? एंजाइम को। ठीक है, कैसे? टेम्परेचर कारक के द्वारा। अगर टेम्परेचर बढ़ा या कम हुआ तो एंजाइम उसका कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सेकंड आता है पीएच। पीएच क्या करता है? प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट पीएच स्तर पर सबसे अच्छा काम कर सकता है या फिर करता है। कैसे? आपने किसी भी एंजाइम को लिया, अब उस हर जो भी एंजाइम है हमारे, वो सभी एक पर्टिकुलर पीएच पे वर्क करते हैं। किसी का 7 न्यूट्रल पीएच भी हो सकता है। ठीक है, किसी का एसिडिक पीएच भी हो सकता है, और जो कि मतलब 0 से लेके 6 तक के, हमारे 6.5 तक के जो भी आते हैं वो एसिडिक में आते हैं, या फिर 7 पॉइंट से लेके जो भी हमारे 12-14 तक के आते हैं वो सब हमारे बेसिक वाले एंजाइम होते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर हमारा न्यूट्रल वाला एंजाइम है और अगर इसके कारक के द्वारा इसका पीएच चेंज हो जाए तो फिर वो क्या है कि बेसिक मीडिया में चला जाए या फिर एसिडिक मीडिया में, तो वो फिर उसका काम नहीं कर पाता है। इसी वजह से क्या होता है, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनको भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सबस्ट्रेट सांद्रता,
नेक्स्ट वन आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। सबस्ट्रेट का जो सबस्ट्रेट होता है उसकी सांद्रता बढ़ने से एंजाइम क्रिया की दर बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। तो जब तक कि एंजाइम संतृप्त ना हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ है एंजाइम सांद्रता। पहले हमने पढ़ा सबस्ट्रेट सांद्रता, अब हम पढ़ रहे हैं एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम की सांद्रता बढ़ने से एंजाइम की क्रिया दर बढ़ जाती है। ठीक है। अब फिफ्थ वन है अवरोधक। अवरोधक को हम इंग्लिश में इनिबिटर्स भी बोलते हैं। कुछ अणु एंजाइम को बांध सकते हैं। क्या हो सकता है? जो कुछ अणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं? एंजाइम को बांध सकते हैं। ठीक है। और उनकी गतिविधि को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अणु ने एंजाइम को प्रॉपर बांध दिया है या फिर इसको इनिबिट कर दिया है, तो अब जो इसकी क्रिया है वो क्या कर पाएगी? इसको मतलब हो नहीं पाएगी। ठीक है। तो इसकी जो गतिविधि है उसको कम कर देता है। कौन कर देता है? अवरोधक। ठीक है। ये इसके क्या हो सकते हैं? कारक हो सकते हैं। तो आपने देखे कि इसमें कारक प्रेजेंट होते हैं कितने? तापमान, पीएच, सबस्ट्रेट सांद्रता, एंजाइम सांद्रता, अवरोधक। ठीक है। अब हमने यहाँ पर थ्योरी के बारे में फुल डिस्कस कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं। थ्योरी तो हम पढ़ चुके, अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और क्वेश्चंस में हम ये देखेंगे कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो आरआरबी एनटीपीसी के तहत उसमें क्या क्या टॉपिक कवर हुए हैं और किस अकॉर्डिंग उसमें आंसर पूछे गए हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकार के अणु होते हैं? ठीक है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे फर्स्ट टॉपिक में ही यह पढ़ा था कि जो एंजाइम होते हैं वह मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं। किस चीज के बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? प्रोटीन। अब यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, प्रोटीन। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है? ठीक है। ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, माल्टेज। सो आप ध्यान से पढ़िए स्टूडेंट्स, लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, माल्टेज। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो है प्रोटीएज, और जो प्रोटीएज होता है वही क्या करता है? एंजाइम प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट वन की बात करेंगे। कौन सा एंजाइम वर्ग एक अणु से दूसरे अणु में एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है? क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वर्ग एक अणु के से दूसरे अणु में एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह के स्थानांतरण को प्रेरित करता है? ऑप्शन है ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइजेज। सो अभी हमने रिसेंट में देखा कि जो ट्रांसफेरेज होता है, ट्रांसफेरेज के अंदर क्या होता है? एक अणु से दूसरे अणु में एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह के स्थानांतरण को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। सो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन ए, ट्रांसफरेजेस। ठीक है। अब है एंजाइम क्रिया के संदर्भ में अत्यधिक उच्च तापमान का क्या प्रभाव होता है? क्वेश्चन है, एंजाइम क्रिया के संदर्भ में अत्यधिक उच्च तापमान का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, एंजाइम विकृत हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं होता, तेजी से अभिक्रिया करता है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एंजाइम विकृत हो जाता है। कैसे? एंजाइम क्रिया के संदर्भ में अत्यधिक उच्च तापमान का क्या प्रभाव होता है? तो प्रभाव ये होता है कि एंजाइम विकृत हो जाता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के बारे में गलत है? यहाँ पर पढ़िएगा ध्यान से, गलत पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। सो ऑप्शन है कि एंजाइम अपरिवर्तित रहते हैं, एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, एंजाइम साम्यावस्था को बदलते हैं, एंजाइम विशिष्ट होते हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि एंजाइम साम्यावस्था को नहीं बदलते। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वह एंजाइम जो डीएनए प्रतिकृति में मदद करता है क्या कहलाता है? सो ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज। आपने ऑप्शंस देखे होंगे, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, हेलिकेज। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए प्रतिकृति में मदद करता है। वह एंजाइम जो डीएनए प्रतिकृति में मदद करता है डीएनए पॉलीमरेज कहलाता है। अगर इसी की जगह आपसे पूछा जाए कि आरएनए की प्रतिकृति अगर हमको बनानी है और डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना है तो वहां पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर डीएनए प्रतिकृति बनानी है तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वर्क करेगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट वन है एंजाइम अवरोधक क्या होते हैं? क्या बात की गई है? एंजाइम अवरोधक क्या होते हैं? सो हमारा ऑप्शंस दिया गया है कि वे अणु को एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं, वे अणु जो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंधते हैं, या ऑप्शन डी ए, बी और सी दोनों। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वे अणु जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम करते हैं और वे अणु जो एंजाइम के सक्रिय स्थल पर बंधते हैं। यह क्या होता है? एंजाइम अवरोधक होते हैं। ठीक है, सो हमारा दोनों ही ऑप्शन राइट है, तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ने तोड़ने में मदद करता है? ऑप्शन है अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज, सुक्रेज। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या करता है? यह जो ऑप्शन सी लाइपेज, लाइपेज जो होता है वह क्या करता है? अपना जो एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करता है। क्या करता है? जो लाइपेज होता है वो वसा जो हमारा फैट होता है को फैटी एसिड्स में, कितने फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में तोड़ने में मदद करता है, जिसको हम लाइपेज बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वन क्वेश्चन हो जाएगा एंजाइम क्रिया के इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अनुसार सक्रिय स्थल कैसा होता है? यहाँ पर पूछा गया है कि एंजाइम क्रिया के इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अनुसार सक्रिय स्थल कैसा होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर और अपरिवर्तनीय, लचीला और सबस्ट्रेट के अनुसार आकार बदल सकता है, केवल गोलाकार सबस्ट्रेट के लिए उपयुक्त, केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट के लिए विशिष्ट है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यह लचीला और सबस्ट्रेट के अनुसार आकार बदल सकता है। क्या कर सकता है? लचीला और सबस्ट्रेट के अनुसार आकार बदल सकता है। दिस इज राइट ऑप्शन। एंजाइम क्रिया के इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अनुसार सक्रिय स्थल कैसा होता है? तो लचीला होता है और सबस्ट्रेट के अनुसार आकार बदल सकता है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है एंजाइम का वह भाग जो सबस्ट्रेट से जुड़ता है क्या कहलाता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि एंजाइम का भाग पूछा गया है कि सबस्ट्रेट से क्या जुड़ रहा है। सो ऑप्शन है सहकारक, सक्रिय स्थल, एलोस्टेरिक और है प्रोस्थेटिक समूह। क्या है? वो सहकारक, सक्रिय स्थल, एलोस्टेरिक और प्रोस्थेटिक समूह। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्रिय स्थल। यह हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइम का वह भाग जो सबस्ट्रेट से जुड़ता है सक्रिय स्थल यानी एक्टिव साइट कहलाता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है? ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ट्रांसफरेजेस और ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेज, लाइजेस। ये हमारे चार वो ऑप्शंस दिए गए हैं। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज क्या करता है? जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है वह एंजाइम वर्ग ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ऑक्सीकरण और अपचयन अभी मैंने आपको रिसेंट में बताया था, तो उनको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। अमाइलेज एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? ऑप्शन इज जल अपघटन, समूह स्थानांतरण, ऑक्सीकरण अपचयन, बंधन निर्माण। ये हमारे चार ऑप्शन है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जल अपघटन। एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? तो वह मेनली जल के अणुओं यानी या जल अपघटन बोल सकते हैं, उसमें यह वहाँ की एंजाइम उत्प्रेरित करता है। एमाइलेज से आप याद रखिएगा, एमाइलेज और जल अपघटन ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। एमाइलेज एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है? सो राइट ऑप्शन इज जल अपघटन, पानी के अणुओं को। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जल अपघटन। नेक्स्ट वन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक एंजाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक एंजाइम क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन इज तापमान, पीएच, अवरोधक, प्रकाश की तीव्रता। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो हमारा जो एंजाइम होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, और अगर पीएच कम ज़्यादा होगा तो भी हमारा जो एंजाइम होगा वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर कोई इनिबिटर होगा जो हमारे एंजाइम को बांध लेगा तो वह भी क्या हो जाएगा, हमारा मतलब कारक जो है यहाँ पर पूछा गया है कि प्रभावित नहीं करता है। यह तीनों ही प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रकाश की तीव्रता यह क्या है? ऑप्शन सी, यह हमारा जो एंजाइम होता है उसकी क्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, सो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट वन है लाइगेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है? सो ऑप्शन इज एक अणु से दूसरे अणु में समूह स्थानांतरित करना, जल अपघटन द्वारा बंध तोड़ना, दो अणुओं को जोड़कर एक नया बंध बनाना, या अणु के भीतर परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था करना। सो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दे रखा है कि जो लाइगेज होता है वो दो अणुओं को जोड़कर एक नया बंध बनाता है। आपको लाइगेज लाइगेज वर्ड से यह ध्यान रखना है कि यह हमेशा जोड़ने का काम कर रहा है, और किनको? दो अणुओं को जोड़कर एक नया बंध बना रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइगेज। ठीक है, यह इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट वन है एंजाइम क्रिया के संदर्भ में सबस्ट्रेट क्या है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि एंजाइम क्रिया के संदर्भ में सबस्ट्रेट क्या है। ऑप्शन है एंजाइम का सक्रिय स्थल, वह अणु जिस पर एंजाइम कार्य करता है, एंजाइम क्रिया का उत्पाद, एंजाइम का प्रोटीन भाग। सो हमारा जो राइट ऑप्शन है वह हो जाएगा वह अणु जिस पर एंजाइम कार्य करता है। यह क्या होता है? एंजाइम क्रिया के संदर्भ में सबस्ट्रेट, यहाँ सबस्ट्रेट की बात की गई है, तो सबस्ट्रेट एक अणु है। क्या है? एक अणु जिस पर जो हमारा एंजाइम है वह काम करता है। अब हमारा सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने वहां पर डाइजेशन की बात की थी। किसकी बात की थी? डाइजेशन की। उसमें क्या होता है? डाइजेशन के अंदर जो भोजन होता है वो क्या करता है? वो हमारा जो उसको एंजाइम अपने भागों में तोड़ता है,
ठीक है। और भागों में जो तोड़ता है वह कौन करता है, एंजाइम करता है। तो उस वक्त हमारा जो सबस्ट्रेट हो जाएगा वो हो जाएगा फूड, हमारा खाना। ठीक है। हमारे जो खाना होता है उसको अलग अलग भागों में तोड़ने का काम एंजाइम करता है। पर यहाँ पर सबस्ट्रेट का पूछा गया है कि सबस्ट्रेट क्या है, तो वह अणु जिस पर एंजाइम कार्य करता है। ठीक है। सो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ किसी भी डाउट है या फिर आप निशुल्क उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यह कंटेंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंजाइम से रिलेटेड, अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।